हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त। तो मेरी वीडियोस आप लोग को कैसे लग रही है तो प्लीज़ बताइएगा, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ नया पढ़ें। ओ गॉड, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। ठीक है, हिस्ट्री के टॉपिक कुछ लाई हूँ मैं, जो आपको आज पढ़ाऊँगी। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। तो चलिए गाइस, देखते क्या टॉपिक लाई हूँ मैं। तो देखिए, मैंने आपके लिए लिया है आज दिल्ली सल्तनत के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो क्या है दिल्ली सल्तनत, इसको अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में क्वालिफाई कर सकें। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत 1204 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जीते गए भारतीय प्रदेशों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में छोड़कर वापस गौर प्रदेश लौट जाता है। कब? 1204 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जीतकर ये लौट जाता है, और 1204 में ईस्वी मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। देखिए, मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी। इसी स्थिति में मोहम्मद गौरी द्वारा जीते गए प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक शासन स्थापित किया, और इसी के साथ 1206 में भारतीय दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो समझ में आया आप लोग को। देखिए, 1204 में मोहम्मद गौरी द्वारा जीते गए प्रदेशों में गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक संरक्षण पर छोड़े गए। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी, तो बताइएगा आप लोग कि 1206 में। मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी। ठीक है, ऐसी स्थिति मोहम्मद गौरी द्वारा भारत में जीते गए कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्थापित हो गया, और इसी कारण 1206 में भारत दिल्ली का राजधानी स्थापना हो गई। चलिए इस बार देखते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत सिंहासन 1206 से 1526 ईस्वी में 5 राजवंशों ने शासन किया था। देखिए, दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 ईस्वी में 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला राजवंश है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसको याद करेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 5 वंशों में शासक में प्रमुख कार्यकारी जानकारी दे रहे हैं हम लोग। देखिए, पहला दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526, आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत काल क्या था? 1206 से 1526 में पहला वंश जो था गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। फिर से याद करेंगे, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 से 1526। इसमें पहला गुलाम वंश था 1206 से 1290। तो गुलाम वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में। ठीक है, पहला गुलाम वंश। ठीक, देखिए, गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, गुलाम वंश को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आप बता सकते हैं मामलुक। कौन सा वंश? मामलुक वंश के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, चलिए, और देखिए, मामलुक एक अरबी भाषा शब्द है। कैसा शब्द है? मामलुक एक अरबी भाषा शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। ठीक है, समझ में आया? देखिए, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल क्या था? 1206 से 1526। ठीक है, उसमें पहला वंश कौन था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में। हो गया। उसके बाद गुलाम वंश को किस नाम से जाना जाता है? तो मामलुक वंश के नाम से। ठीक है, अब मामलुक वंश कैसा भाषा है? तो ये अरबी शब्द का भाषा है। ठीक है, इसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। इतना तो कंप्लीट हो गया आप लोग को। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनने के बावजूद भी स्वयं को मोहम्मद गौरी का गुलाम ही मानता था। कौन? तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन मानता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, फिर एक मिनट दोस्तों। फिर देखिए, वह एक इलवाड़ी जाति का तुर्क था। तो इलवाड़ी जाति का तुर्क कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ही एक इलवाड़ी जाति का था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी की थी? लाहौर में। ठीक है,
ऐसा करने का उद्देश्य उनको मोहम्मद गनी के अन्य दो गुलाम कौन था? मोहम्मद गनी के दो अन्य गुलाम कौन थे? गुलाम यालदौज और कुवाचा से उत्पन्न की जाने वाली चुनौतियाँ थी। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम मानता था, ठीक है, और ये अलवारी जाति का था। कुतुबुद्दीन लाहौर की राजधानी को स्थापित की और उसके बाद मोहम्मद गनी के दो अन्य गुलाम थे, गुलाम अल्दौजा और कुवाचा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, याद रखिएगा आप लोग। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ही है वो इंसान जो सूफी संत का कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन दिल्ली में मीनार स्थापित कर दिया। उसके बाद उसने दिल्ली में एक मंदिर को तोड़कर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया, ठीक है। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही एक मंदिर को तोड़कर, दिल्ली में एक मंदिर को तोड़कर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था। ये मस्जिद था, किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और इसके अलावा वर्तमान राजस्थान के अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक संस्कृति विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का जबरा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ही वो इंसान है जो दिल्ली में एक मंदिर को तोड़ करके इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, कुब्बत उल इस्लाम, ठीक है। उसके अलावा वर्तमान में राजस्थान में अजमेर में कुतुबुद्दीन ने एक संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग क्या क्या तोड़ दिए इन्होंने। एक संस्कृत विद्यालय को तोड़ा गया था, कहाँ? तो राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवा दिया था। किसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण? अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन किस चीज़ को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण कराया? तो ये राजस्थान में एक संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके, राजस्थान के अजमेर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसने निर्माण करने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आगे इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक अन्य प्रमुख शासक था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थान कहा जाता है। इल्तुतमिश में दिल्ली सल्तनत के राजधानी लाहौर, दिल्ली इल्तुतमिश, अच्छा इल्तुतमिश के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, इल्तुतमिश जो था, गुलाम वंश जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला वंश जो था उसी का शासक हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता। दिल्ली के का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता था? ये इल्तुतमिश को, ठीक है। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। किसने? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने ही चांदी का सिक्का का और तांबे का जीतल आरंभ किया। यानी इल्तुतमिश ने ही चांदी के सिक्का यानी कि टका, ठीक है, और तांबे का सिक्का को जीतल के आरंभ किया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने चांदी के सिक्का को, टका को? तो इल्तुतमिश ने। तांबे के सिक्का को आरंभ किया, जीतल यानी को, तो इल्तुतमिश ने, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इल्तुतमिश की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या थी, इसके बारे में जानेंगे। तो इल्तुतमिश की प्रमुख जो व्यवस्था उपलब्धियां थी वो थी इक्का व्यवस्था की शुरुआत, चालीसा दल का गठन। क्या क्या किया था इल्तुतमिश ने किया था? इक्ता व्यवस्था का शुरुआत, चालीसा दल की गठन, ठीक है। और इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत इल्तुतमिश ने साम्राज्य के विभिन्न इक्ताओं को विभाजित कर दिया था। इक्ता एक प्रकार का प्रशासनिक और राजस्व इकाई करते थे। उनके मुखिया और मुक्ति को बलि कहा जाता, उनके मुखिया या मुक्ति को बलि कहा जाता था, ठीक है। चलिए अब देख ले तो थोड़ा 40 दल के बारे में। देखिए, 40 दल को तुर्कानी चहलगानी के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि चालीसा दल को क्या कहा जाता था? 40 दल को तुर्कानी चहलगानी के नाम से जाना जाता था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख इशामी की पुस्तक फुतुहु उस सलातीन में प्राप्त होता है, ठीक है। तो 40 दल के तुर्कानी चहलगानी के नाम से भी जाना जाता था। फिर से याद करेंगे, चालीसा दल को तुर्कानी चहलगानी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ये सर्वप्रथम उल्लेख इशामी की पुस्तक कौन थी? फुतुहु सलातानी। क्या थी? इशामी की पुस्तक जो थी फुतुहु इस्लामी सलातीन में प्राप्त हुआ।
दरअसल इल्तुतमिश प्रभावी रूप से शासन संचालन के लिए 40 वफादार सरदारों का एक गुट का निर्माण किया था। किसने? 40 वफादार सरदारों के गुटों का निर्माण करने वाले कौन थे? तो वो थे आपके इल्तुतमिश। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कि 40 गुटों का गठन करने वाले शासक कौन थे? तो इल्तुतमिश। इसी गुट को 40 दल के नाम से जाना जाता था। तो इसी कारण से इल्तुतमिश को 40 गुटों को 40 दल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे चलकर देखते हैं 40 दल को बलबन ने समाप्त कर दिया। आगे चलकर 40 दल को समाप्त कौन कर दिया? बलबन ने। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 40 दल को आगे चलकर किसने समाप्त कर दिया? तो ये है आपके शासक बलबन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, गुलाम वंश का एक अन्य प्रमुख शासक कौन था? गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक था गयासुद्दीन बलबन। तो गुलाम वंश के एक अन्य प्रमुख शासक थे, वो थे गयासुद्दीन बलबन। बलबन से संबंधित बिंदुओं को हम लोग इसकी लौ और रक्त की नीतियाँ, उसका राजत्व का सिद्धांत और मंगोलों से रक्षा करने की उसकी रणनीति का दरबार फारसी प्रथाओं का प्रचलन शामिल है। देखिए, बलबन ने अपने राजस्व सिद्धांत के घोषित किया था कि सुल्तान धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व यानी नियामत खुदा ही, ठीक है, ईश्वर का मतलब क्या है इसमें? नियामत खुदा ही, ईश्वर की छाया, जिल्ले इलाही। ठीक है, ईश्वर का प्रतिनिधित्व को बोलेंगे नियामत खुदा ही, और ईश्वर की छाया को बोलेंगे जिल्ले इलाही होता था। सुल्तान को निरंकुशहीन था, कुछ होना चाहिए था। ठीक है, चलिए देखते हैं। बलबन ने फारसी प्रथा अनुरूप दरबार में सिजदा और पैवसा नामक प्रथाएं चलाई। देखिए, सिजदा और पैवोश, इसका याद रखिए, सिजदा और पैवोश नामक प्रथाएं किसने चलाया था? तो ये बलबन ने चलाया था। फिर सिजदा और पैवोश नामक प्रथाएं किसने चलाई थी? तो बलबन ने। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। घुटनों के बल सुल्तान के सामने बैठे सिजदा कहलाता था। ठीक है, घुटनों के बल सुल्तान के सामने बैठना ही सिजदा कहलाता था। तो सिजदा पूछ देगा कि किसे कहते हैं, तो लिखेंगे घुटनों के बल सुल्तान के सामने बैठने को ही सिजदा कहा जाता था। जबकि सुल्तान के सिंहासन पर जाकर पेट के बल लेटकर सुल्तान के चरण चूमना पैबोस। देखिए, सिजदा पैबोस जो दो प्रथाएं चलाई थी बलबन ने, उसका अर्थ क्या होता है? सिजदा का अर्थ होता है कि सुल्तान के सामने घुटनों के बल बैठना, ठीक है, सिजदा कहलाता था। जबकि सुल्तान के सिंहासन के पास जाकर पेट बल लेटकर सुल्तान के चरण चूमना, वो पैबोस। पैर से याद हो जाएगा, चूमना यानी पैबोस यानी पैर को चूमना। ठीक है, याद हो जाएगा। और सिजदा यानी कि घुटनों को बैठ करना। ठीक है, इतना तो याद हो जाएगा आराम से। तो अपने अपने दरबार में फारसी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा भी आरंभ की। किसने? बलबन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे दोस्तों खिलजी वंश। तो सॉरी दोस्तों, हम लोग कल पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो दोस्तों कल हिस्ट्री का हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे। हमने गुलाम वंश के बारे में आपको पढ़ा दिया, अच्छे से पढ़ाया है। तो प्लीज़ गाइस इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए गुड बाय।